हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु का कॉमिक विशेषांक कैक्टस का पहला भाग। दिल्ली, जिसकी बढ़ी हुई आबादी अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए भारी सिरदर्द बनी हुई तो वह है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे अपराध भी बढ़ रहे हैं, और अपराध बढ़ने के साथ ही दिल्ली पुलिस के सिपाहियों का काम भी बढ़ रहा है। और यह काम उस समय तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब वह सिपाही इंस्पेक्टर विनय जैसा ईमानदार और कर्तव्यपरायण हो। गर्ल्स हॉस्टल से किसी ने कोई चीख सुनकर 100 नंबर पर फ़ोन किया है। अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ से सिर्फ कुछ फलांग दूर है। अगर वहाँ कोई अपराध हो रहा है तो हो सकता है मैं सही समय पर वहाँ पहुँच जाऊँ। इंस्पेक्टर विनय के शानदार एक्शन को फिल्माने के लिए मैं कई दिनों से विनय के पीछे लगी हूँ, लेकिन वह बड़ी तेजी से भाग रहा है। तूफान की गति से इंस्पेक्टर विनय ने हॉस्टल के उस कमरे में प्रवेश किया। कमरा नंबर 13। फोन करने वाले ने इसी कमरे का जिक्र किया था। ओ नो, उफ, कितने भयानक ढंग से हत्या की गई है इस लड़की की। जैसे महाभारत काल में भीष्म को बाणों की शैया पर लेटाया गया था, ठीक वैसे ही कांटों की शैया पर लेटी हुई ये लड़की। किसने किसने किया ऐसा? अचानक चौंका विनय और बिल्ली सा चौकन्ना नजर आने लगा। उस दरवाजे के पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है। उसके पीछे कोई है, और वह कोई और नहीं हत्यारा ही होगा। था उफ। घटना घटने के साथ ही घटनास्थल पर पहुंचकर तूने बहुत बड़ी गलती की है इंस्पेक्टर, जिसका खामियाजा तुझे अपनी जान देकर भरना होगा। सही समय पर घटनास्थल पहुंचने का खामियाजा कानून के रखवाले को नहीं, अपराधी को भरना होता है। यह तुझे पता चल जाएगा सेंट्रल जेल जाकर। इंस्पेक्टर विनय के उस वार ने हत्यारे के गुस्से की आग में घी का काम किया। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांप गया उसका बदन। जेल का ख्याल अपने दिल से निकाल दे इंस्पेक्टर, क्योंकि तेरी आत्मा को तेरे शरीर की जेल से आजाद करके उसे यमराज के पास पहुंचाने जा रहा है कैक्टस। संजय गुप्ता की पेशकश। लेखक हनीफ अजहर, सहयोग अनुपम सिन्हा, पेंसिलिंग सुरेश डींगवाल, इंकिंग आत्माराम पुंड, कैलीग्राफी TR आजाद, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। कैक्टस, हाँ कैक्टस, जो अपने राह के कांटों को कांटों से ही काटता है। आह, ये तेरे लिए सबक है इंस्पेक्टर। कांटों से उलझेगा तो जख्म के सिवा कुछ नहीं पाएगा। उफ, इस जख्म के बारे में क्या ख्याल है जो तुझे मेरे वीडियो कैमरे से मिला? शिप्रा यहाँ, ये जरूर मेरा पीछा करके यहाँ पहुंची होगी। शिप्रा को वहां देख जहां विनय आश्चर्यचकित था, वहीं मंत्रमुग्ध रह गया था कैक्टस। लिली? लिली नहीं, मैं बिल्ली हूं, जो तुम जैसे शैतानों का मुंह नौच लेती हूं। इसके कांटेदार शरीर से दूर रहो शिप्रा। ओह, तो शिप्रा नाम है तेरा? सचमुच बिल्ली की तरह झपटी तू मुझ पर, लेकिन अफसोस तेरा हाथ कांटों से छू गया। ऐसी गलती दोबारा मत करियो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी नाजुक जिस्म हल्की सी भी खरोंच आए। उफ, कैक्टस यहाँ से भाग जाने की फिराक में है। मुझे उसे रोकना होगा, उसे घायल करके थाए। इंस्पेक्टर विनय द्वारा चलाई गोली कैक्टस के शरीर में जगह पाने में तो सफल हुई, लेकिन उसे रोक पाने में सफल ना हो पाई। गोली उसे रोक नहीं पाई है, लेकिन वह घायल जरूर हुआ है। इस हालात में वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। मुझे अपने शरीर में धंसे कांटों से निजात पाकर उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाना होगा। इंस्पेक्टर विनय जितनी तेजी से बाहर भागा था, बाहर पहुंचते उसे उतनी ही तेजी से रुक जाना पड़ा। ओह नो, पूरी गैलरी लंबे कांटों वाले कैक्टसों से भरी हुई है। इस पर चलकर आगे बढ़ने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होगी। मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। अगर शिप्रा यहाँ ना होती तो मैं परमाणु बंकर इस रोशनदान से आसानी से निकल सकता था, लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलने का यह तरीका अपनाना मेरी मजबूरी है। ओह नो, रोशनदान से बाहर निकलने की सोचता विनय एकाएक ठिठका और फिर बिना कोई क्षण गवाए नीचे कूद गया, और ऐसा करके उसने अपनी जान बचा ली। क्योंकि अगर वह अभी भी रोशनदान पर ही बैठा रहता तो वहां बाहर से तोप के गोले की तेजी से आए उस कैक्टस ने रोशनदान के साथ साथ उसके भी परखच्चे उड़ा दिए होते। आई उफ, इसे पता था मैं रोशनदान से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, इसलिए उसने रोशनदान पर इस खतरनाक कैक्टस का वार किया। अगर मैं एक पल भी चूक गया होता तो मेरा कचूमर निकलना निश्चित था। लेकिन दीवार को तोड़ देने वाला इतना बड़ा और गैलरी को पूरी तरह बंद करने वाले इतने कैक्टस उसके पास आए कहां से? क्या वह इन्हें अपने कपड़ों में छुपा कर नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है, अगर उसके कपड़े 4 तंबू के बराबर हों और उसमें कई 100 किलो कैक्टस अपने सिर पर उठाने की हैबिट हो। क्या मतलब? मतलब ये महारानी जी, कि वह ना इन कैक्टसों को उठाकर लाया था, ना उसने उन्हें अपने कपड़ों में छिपा कर रखा था। वह तो कुछ और ही चक्कर है, और वह चक्कर क्या है मैं जाकर इसका पता करता हूँ। उस लाश का क्या होगा? मैं बाहर खड़ी अपनी जीप में लगे वायरलेस से पुलिस हेडक्वार्टर को यहाँ की स्थिति की सूचना भेजता हूँ।
जब तक यहाँ वहाँ से पुलिस यहाँ नहीं पहुँच जाती, तब तक तुम यहीं रहकर उस लाश की निगरानी करोगी। मैं यहाँ लाश के साथ अकेली रहूंगी? बिल्कुल, मेरे पीछे आने का ये मजा तो तुम्हें चखना ही होगा। घबराई शिप्रा कुछ कह पाती, इंस्पेक्टर विनय उससे पहले ही टूटी हुई दीवार से बाहर निकल चुका था। अब मेरे पास परमाणु बनने का मौका है, लेकिन अब परमाणु बनने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपराधी कभी का यहाँ से निकल चुका है। अब तो अच्छा यही है कि मैं इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही कोई ऐसा क्लू ढूंढने की कोशिश करूं जो मुझे उस तक पहुंचा दे। अरे ये क्या है? वो सामने रास्ते पर दूर तक कैक्टस के पौधे से कैसे होके चले गए हैं? क्या उन्हें कैक्टस ने भागते वक्त खुद उगाया है? शायद नहीं। मुझे वह इतना बेवकूफ़ नहीं लगता कि वह अपने पीछे यूं कैक्टस उगाकर भागता। ये तो कोई और ही चक्कर है, और यही चक्कर शायद बता सके कि गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में मौजूद लड़की की हत्या करके कहाँ गया है। कैक्टस। शालिनी को कांटों भरी मौत देने के साथ ही मैंने सभी कांटे सूद समेत वापस करने शुरू कर दिए हैं, जिन्हें बेरहम दुनिया ने मेरे दामन में उस समय से भरने शुरू कर दिए थे जब उस रामलाल कैक्टस वाले के घर मेरा जन्म हुआ था, जो कैक्टस के हजारों प्रजातियों को अपनी नर्सरी में उगाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसने अपनी लगन और मेहनत से कैक्टस के गुण मिश्रित एक ऐसा फर्टिलाइजर तैयार कर लिया था जिससे कैक्टस की सैकड़ों किस्मों को कुछ ही घंटों में उगाया जा सकता था। रामलाल कैक्टस वाली की इस खूबी ने उसे और उसके व्यापार को और भी ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया था। कांटों के व्यापार में ऐसा रम गया था उसका दिलो दिमाग कि उसे अपनी पत्नी की भावनाओं की चुभन का एहसास ही नहीं था। और यह एहसास उसे होता भी तो कैसे? अपनी पत्नी को अपनी सफलता की राह का बहुत बड़ा कांटा जो समझता था वह। और उस समय तो उसने उसे अपनी पत्नी रूपी वह कांटा और भी ज़्यादा बड़ा लगा जब उसे पता चला कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। आखिर उसने उस कांटे को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर करने की ठान ली, और उसके लिए उसने इस्तेमाल किया अपना वह फर्टिलाइज़र जो किसी भी जहर का मुकाबला कर सकता था। बेरहमी से ढेरों फर्टिलाइज़र अपनी पत्नी के मुंह में भर दिया उसने। फर्टिलाइज़र ने रामलाल कैक्टस वाले के जीवन से उसकी पत्नी रूपी कांटे को उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। लेकिन उसकी किस्मत में शायद कांटों से दूर होना नहीं लिखा था, तभी तो तेज जहर के प्रभाव के बाद भी उसके लिए एक नए कांटे ने जन्म ले लिया था, मेरे रूप में। फर्टिलाइजर के प्रभाव ने मेरे सारे शरीर को फुंसियों से भर दिया था। लेकिन रामलाल कैक्टस वाले को मेरी परवाह नहीं थी। उसने तो मुझे कैक्टसों के बीच फेंक दिया था। अब कैक्टसों के कांटे ही मेरे लिए माँ का आंचल था। कैक्टस के बेरहम कांटे मेरे नन्हे शरीर को लहूलुहान कर देते थे, और जहरीला फर्टिलाइजर मेरे लिए शिशु आहार। फर्टिलाइजर का प्रभाव कई बार मुझे मौत के दरवाजे तक ले गया, लेकिन मौत मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी। तभी तो मैं मरने की जगह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, कैक्टस के कांटों रूपी दोस्तों के साथ खेलकर, फर्टिलाइजर को चॉकलेट की तरह खाकर। मैं नहीं जानता था कि फर्टिलाइजर ने मेरे खून में कैक्टस उगाने की क्षमता पैदा कर दी थी, जो मेरे साथ ही बढ़ती जा रही थी। रामलाल कैक्टस वाले की मौत के बाद मुझे उसके कैक्टस के व्यापार को संभालना पड़ा। कांटों से प्यार करता करता मैं न जाने कब लिली नामक उस फूल से प्यार कर बैठा, मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे धीरे धीरे कांटों से नफरत होने लगी थी। मैं फूलों के सपने लेने लगा था, लेकिन मेरे वे सभी सपने वैलेंटाइन डे के उस मौके पर टूट गए जब लिली ने मुझे कांटों का उपहार मिला। ये क्या है लिली? कांटे? तुम्हें फूल दिए जाए तुम इस लायक नहीं हो। फूल तो उन्हें दिए जाते हैं जो फूलों जैसे प्यारे होते हैं। फूल से धोखा खाकर मैंने एक बार फिर अपने आप को कांटों के बीच पाया। मुझे लगा कि इस बेरहम दुनिया में फूलों से प्यार करके नहीं जिया जा सकता। इसमें तो तभी जिया जा सकता है जब दूसरों की राहों में कांटो बो और कांटो पाटो। इसलिए मैंने अपने आप को बना लिया है कैक्टस। अभी तू कैदी भी बनेगा क्योंकि मैं यहाँ पहुंचा हूँ। इंस्पेक्टर, तू यहाँ कैसे पहुंचा इंस्पेक्टर? कैक्टस के उन छोटे छोटे पौधों का पीछा करके जो तेरे खून के ज़मीन पे गिरने से उग गए थे। और अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो यहाँ से तुझे अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। बेवकूफ़ इंस्पेक्टर, तू मुझे यहाँ से साथ ले जाने की सोच रहा है? मालूम नहीं तुझे, यहाँ से तेरी लाश भी वापस नहीं जाएगी। यहाँ के कांटों भरी पड़ी पड़ी सड़ जाएगी वह। तेरे इन कांटों से मेरा पहले भी पड़ चुका है, इसलिए अब मैं इनका शिकार बन जाऊँगा, ये भूल जा। और तैयारी कर मेरी रिवॉल्वर की गोली का शिकार बनने की। ओफ थाए थाए। जब कैक्टस सामने हो तो शिकार सिर्फ कैक्टस करता है, सामने वाला तो सिर्फ शिकार होता है। मैं इसको कांटे फेंकने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मैं इसका इंतजाम कर सकूं कि इसके फेंके गए कांटे मुझ तक ना पहुंचे तो मुझे उसे काबू में करने में आसानी होगी। और ऐसा इंतजाम करने के लिए यह नागफनी कैक्टस एकदम ठीक रहेगा। इसलिए इंस्पेक्टर वेनर ने उस नागफनी से कैक्टस के कांटों को तो रोका ही, सक सक, साथ ही उस पर प्रहार भी कर दिया। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही आज कांटा कांटे को काटेगा। इनके कांटों से मेरे कांटों को काटने की कोशिश मत कर इंस्पेक्टर, क्योंकि बचपन से इनके कांटों से खेलता आया हूं मैं। और फिर जानता है,
तू जिसे अपना हथियार बनाया हुआ है, उसे जो मेरे इशारे की गुलाम है। ओ ये क्या रहा, ये क्या हो रहा है? इस नागफनी का वजन तो तेजी से बढ़ता जा रहा है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। उफ! देखा इंस्पेक्टर, ये कैक्टस कैसे मेरा कहना मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु के कॉमिक विशेषण कैक्टस के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।